हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम करें दिसंबर 2018 का सीटेट का पेपर 2। उसमें से हमने साइंस के 15 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि इनके ये आंसर क्यों हुए। आज हम करेंगे जो हमारे 15 क्वेश्चन बच गए साइंस के। आज की वीडियो में हम वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सारिका ने आसूत जल को एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। ऐसा क्या प्राप्त होने की संभावना, यानी उसको ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से क्या प्राप्त होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आसूत जल क्या होता है। आसूत जल वो जल होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, तो वो हो गया हमारा आसूत जल। और जो वाटर होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, क्योंकि जो जल में खनिज लवण मिले होते हैं वो क्या कर देते हैं? जल के संपर्क में आते हैं, जल को आयनीकृत कर देते हैं, जिससे धारा उसमें से प्रभावित हो जाती है, यानी विद्युत उसमें से प्रभावित होने लग जाती है। तो जल विद्युत का सुचालक होता है। पर यहाँ पे कौन सा जल लिया गया? आसूत जल लिया गया। तो इस जल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई खनिज लवण नहीं है, तो ये जल को आयनीकृत नहीं कर पाएगा। पर ऐसा नहीं है कि इसमें से धारा बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होगी, धारा तो प्रभावित होगी पर बहुत कम मात्रा में होगी। तो क्या होगा? ये विद्युत का सुचालक तो नहीं है, ये एक विद्युत रोधी भी नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या है? विद्युत का कमजोर चालक है। तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है, यानी सत्य नहीं है बताना है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा। दूसरा ऑप्शन है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा। एक में दी है न्यूनतम सीमा, एक में दी है अधिकतम सीमा। तो आपको पता है इन दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है, या तो न्यूनतम हो सकता है या अधिकतम हो सकता है। तो किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभाव, यानी सुरक्षित प्रभाव होने के लिए तो अधिकतम सीमा होगी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो गया और हमें गलत ही बताना है। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सभी भवनों में विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, ठीक है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाए जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं? कि अगर धारा प्रभावित हो रही है, एक लिमिट से ज्यादा अगर धारा उसमें आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? फ्यूज उड़ जाएगा, जिससे वायरिंग वगैरह में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। ये दोनों बातें तो ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये ही गलत है इसमें। आगे क्या दिया? निम्नलिखित में से किस स्थान चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, यानी कौन सा स्थान चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि चक्रवात किसे कहते हैं। तो जो घूमती हुई वायु होती है और वो भी बहुत ज्यादा तेज, उसको हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। और ये काम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो कहाँ पर आने की ज्यादा संभावना है? जो 2 नंबर ऑप्शन पूरी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि, यानी जो पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है कि कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी मानसून, कभी पतझड़, जो ऋतुएं आती है वो क्यों आती है, क्यों बनती है, वो हमें बताना है, इसका कारण बताना है। आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। और जो हमारी पृथ्वी है वो अब पर क्या है? झुकी हुई है। और कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस झुकाव के कारण जो पृथ्वी के 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वो क्या होते हैं? सूर्य के ऐसे सूर्य की तरफ झुके हुए होंगे, या तो कभी कभी उत्तरी गोलार्ध झुका होगा या कभी दक्षिणी गोलार्ध झुका होगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। तो या तो दक्षिणी गोलार्ध होगा, कभी सूर्य की तरफ झुका होगा, क्या भी उत्तरी गोलार्ध होगा। तो उससे क्या होती है? ऋतुएं परिवर्तित होती है। तो क्या कारण हो गया इसका? ऋतुओं का। पृथ्वी का घूर्णन हो गया, एक तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो हो गया, और एक अपने एक्स पर झुकाव, वो इसका कारण है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दो स्तंभ ए ओ और बी दिए गए हैं, उनको हमें मिलाना है।
तो पहले जो स्तंभ ए है उसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वृक्ष वितान। तो वृक्ष वितान किसे कहते हैं, वृक्ष वितान जैसे ये पेड़ है, इसके ऊपर जैसे ये इसकी जो ये शाखाएं होती है, घना सा ये बना होता है, इसको क्या कहते हैं, वृक्ष वितान कहते हैं। तो क्या देखिए ऐसा कौन कहाँ पे दिया, बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो ए का हो जाएगा 4 नंबर, ए को किससे मिला देंगे, 4 से मिला देंगे। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, अपघटक। दूसरा क्या दिया हुआ है, अपघटक। अपघटक किसे कहते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं, क्या होते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं उनके शरीर में उपस्थित जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको अपघटित करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वो ऐसे सूक्ष्म जीव को कहते हैं। ठीक है, अपघटक किसे कहते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव को कहते हैं। जैसे कोई जीव जंतु मर जाता है, उसको धीरे धीरे उसके जो कार्बनिक यौगिक है उस जीव जंतु के, उसको अपघटित करते रहते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव को अपघटक कहते हैं। तो बी का आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, सूक्ष्म जीव। अपघटक क्या होगा, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव हो जाएगा। और 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है, हायोमस। इसे क्या कहते हैं, हायोमस क्या होती है, ये जो हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं इनको गलाकर, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये गल जाते हैं, ठीक है, उसको ही कहते हैं हार्मोन्स। तो पौधों और जीव जंतुओं का मर्द उत्तर। तो पहले का आ जाएगा फर्स्ट, यानी 3 जो एमओ दिया इसका फर्स्ट आ जाएगा। और साई क्या होता है, एक जंगली जंतु होता है। तो पहले का 4, दूसरे का क्या दिया हुआ है 3। तो देखिए ऐसा कहाँ पे, ये तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें बताना है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आकलन क्या होता है। आकलन मूल्यांकन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, और आकलन जो टाइम टाइम पे हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ा दिया और साल क्लास में उसका एग्जाम लेने, वो नहीं, वो आकलन नहीं, वो मूल्यांकन होता है। सिर्फ हम बच्चे का उपलब्धि देखने के लिए करते हैं। आकलन होता है कि हर रोज हम बच्चे की प्रोग्रेस देख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, वो सब हम देख रहे हैं, वो हमारा आकलन होता है। यानी जो हम हर रोज बच्चे का मूल्यांकन करते हैं वो है हमारा आकलन। और ये 2 प्रकार का होता है, आपको पता ही है, एक निर्माणात्मक फॉर्मेटिव और दूसरा योगात्मक समेटिव। ठीक है, इसमें हमें पूछा है कि रचनात्मक आकलन क्यों करते हैं। तो आकलन आपको पता है क्या देखने के लिए करते हैं, एक तो बच्चे की प्रोग्रेस, अगर बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, कहाँ कमी है, उस कमी को जानने के लिए हम करते हैं। ठीक है, और उस कमी में सुधार भी करेंगे, सुधार करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा निदान। तो होता है कि किसी कारण का पता लगाना, निदानात्मक। अगर उसमें सुधार कर देंगे तो उपचारात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, रचनात्मक आकलन क्यों करते हैं, यह लेना आसान होता है, ये वाली बात तो गलत है। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, ये भी नहीं। यह निदानात्मक है, हाँ, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यह निदानात्मक है, इससे बच्चे की कमी का पता चलेगा और उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात इसमें ठीक हो जाएगी, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, ये हमें बताना है। आपको पता है विज्ञान मेला क्या हो गया, जिसमें हम विज्ञान की प्रदर्शनियां लगाएंगे, कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई अपने अपने हर प्रकार के विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनियां दिखाई जाएगी विज्ञान मेले में। तो आपको पता है ये प्राथमिक लेवल के लिए तो होगा नहीं, यानी जो हमारा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जो लेवल है उसके लिए विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, यह शिक्षार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए किया जाता है। कि देखिए विज्ञान में ये होता है, ये होता है, तो बच्चे का एक इंटरेस्ट पैदा होगा, उसको जानने की और ज्यादा कोशिश करेगा, इसीलिए हम विज्ञान मेले का आयोजन करेंगे। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या आपको इसमें, पहला क्या है, शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ये तो नहीं। शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए नहीं। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, हाँ ये बात इसमें ठीक है कि हम उस बच्चे की उस चीज में रुचि पैदा करेंगे और उसका उसमें विकास पैदा, यानी उसका उस क्षेत्र में उसके विकास की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, 82 का थर्ड। आगे क्या, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त
समझते हैं। यानी एक शिक्षक होने के नाते आपको विज्ञान के लिए क्या उपयुक्त लगता है वो हमें बताना है। तो पहला क्या दिया, विज्ञान आपको पता है करके सीखने पे आधारित होती है। अगर विज्ञान के जितने ज्यादा बच्चे को करके दिखाएंगे, उसको खुद उसमें हिस्सा लेने के लिए कि बच्चा खुद करे, ऐसा करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा और बच्चे की उस चीज में रुचि भी पैदा होगी। तो पहला क्या हो गया, शिक्षार्थी की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। स्पष्ट करना तो अच्छी बात है, स्पष्ट करनी चाहिए, पर इसमें शिक्षार्थी का कोई रोल ही नहीं है, तो ये वाली बात वैसे ही गलत हो गई। अगर हम जितना ज्यादा हम शिक्षार्थियों का इसमें भागीदारी होगी तो वो बात ज्यादा सही रहेगी। दूसरा क्या है, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग करना। ये वाली बात भी सीखे कि जितनी ज्यादा तकनीका का हम उपयोग करेंगे बच्चे को उतनी ज्यादा ही समझ में आएगी, पर इसमें भी स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ टीचर ही करेगा इसमें। तो ये वाली बात उस वजह से गलत होगी। तीसरा क्या है, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, परियोजनाएं देनी चाहिए। अवधारणा से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। ये देख, इसमें शिक्षार्थी की भागीदारी सबसे ज्यादा है क्योंकि वो खुद करके देखेगा बच्चा इसमें। तो ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एक शिक्षक होने के नाते आपको ऐसा ही करना चाहिए कि विद्यार्थी उसमें सबसे ज्यादा भागीदार हो, आप उसका सहयोग करो। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मत बताओ, सहयोग करो, पर सबसे ज्यादा उसमें शिक्षार्थी का हिस्सा होना चाहिए। आगे क्या दिया, एनसीओ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है कि आपको ये बताना है कि जो एनसीओ 2005 है उसके अनुसार अच्छी विज्ञान क्या होगी। अच्छी विज्ञान क्या होगी, ठीक है, हम कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिया और घर भेज दिया उसको और कुछ नहीं समझाया। अगर हम जो पढ़ा रहे हैं उसको, अब उसके जो उसका दिन प्रतिदिन की उसकी जो दिनचर्या है, उसका जो जीवन है, उसके आसपास का जो पड़ोस है, ठीक है, जो समाज है, जो विद्यालय है उसका, उसके साथ उसको अगर रिलेट करके हम समझाएंगे, उससे उसको संबंधित करेंगे तो वो चीज उसको ज्यादा से अच्छे से समझ आएगी। तो वो ही अच्छी विज्ञान की शिक्षा होगी। जीवन के प्रति क्या है, ये सत्य। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको व्यस्त रखना है बच्चे को, ये नहीं। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया में सीखने लायक बनाए। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा ठीक लग रहा है इसमें, तो क्या होगा, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश, यही है। उसके आसपास से जोड़ेंगे कि उसके आसपास क्या है क्या नहीं है, उसका जो समाज है वो उसके साथ अगर हम जोड़ेंगे, उसके जीवन से उसको जोड़ देंगे विज्ञान को, तो वही सही होगी, वो अच्छे से उस चीज में प्रवेश कर पाएगा। तो विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है। ये बात इसमें सही हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नागरिक में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। कौन सा दृष्टिकोण बताने हैं हमें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा, जिसमें बच्चा एक तो खुला होके सोचेगा, यानी जितना उसके मन में जो विचार है, जो भाव है, वो व्यक्त करेगा, नहीं खुले मस्तिष्क से सोचेगा, वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और इसमें क्या होगा, बच्चा सीखने के लिए जिज्ञासा बढ़ेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होता है, जिज्ञासा बढ़ानी है हमें बच्चे की, उस चीज में रुचि पैदा करनी है ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा उसमें भागीदार हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये बात भी बोलता है, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, यानी अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसको खुद सोल्व करे, उसके लिए तरीके निकाले कि कैसे हम इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। यानी एक योजना बनाए और फिर उससे निष्कर्ष निकाले कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये तीनों बातें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में है, पर कठिन कार्य ये कोई जरूरी नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण कठिन कार्य है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाए, क्योंकि हमें नहीं बताना था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कोई कठिन कार्य नहीं है ये। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को गुणन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विद्या होगी। यानी हरी कोई टीचर है, वो कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहता है, गुणन गति पढ़ाना चाहता है। इसमें क्या करे कि वो उसको बच्चे को अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। तो चर्चा करने से क्या समझ में आ जाएगी, ठीक है, वो बताएगा, अच्छी बात है, बच्चे सुन लेंगे, पर थोड़ी देर बाद में उनके दिमाग से वो चीज निकल जाएगी। ठीक है, अगर वो उसी चीज को बच्चों के सामने उसका कोई प्रत्यक्ष मतलब या तो करके दिखाए या बच्चों को बोले कि आप खुद करके देखो, यानी इसमें बच्चे की भागीदारी, अगर बच्चे खुद करके देखेंगे
तो क्या हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कोई ऐसी गतिविधि करे जिसमें गुणन गति का उसके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण बच्चों को दिखाई दे, तो वो इसमें सबसे राइट हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, ये हमें बताना है कि विज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा नहीं है। पहला क्या है, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। हमें बताना है कि कौन सा उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किसका, विज्ञान का। तो ठीक है, ज्ञान अर्जित करना अच्छी बात है, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो क्या हम बच्चे को कोई कार्य देते हैं, ठीक है, एक बच्चे का ग्रुप बना देते हैं कि आप इस ग्रुप में ये वाला काम करोगे, इस ग्रुप तो उसमें सहयोग की भावना तो आएगी, वो एक दूसरे के प्रति ईमानदार भी रहेंगे कि मैं ये करूंगा, आप ये करो, आपके जो परिणाम निकलेंगे और मेरे जो परिणाम निकलेंगे, हम उनसे लास्ट में कोई एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो ईमानदार भी रहेंगे, एक दूसरे के प्रति उनमें सहयोग की भावना भी आएगी। तो ऐसा ही करना क्या है, विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी भी लानी है, अखंडता भी लानी है और सहयोग के मूल्य भी उनमें लाना है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत या समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो आप सबको तो पहले यही पता होना चाहिए, सतत और समग्र मूल्यांकन CCE, कि बच्चे के केवल शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन न करके उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना, वो है हमारा सतत और समग्र मूल्यांकन, यानी लगातार और उसके हर पक्ष का मूल्यांकन करना, वो है हमारा सतत और समग्र मूल्यांकन। तो विज्ञान में ऐसा करना किस लक्ष्य की ओर, इस क्या अर्थ होगा, उसका क्या उद्देश्य है विज्ञान में सतत और समग्र मूल्यांकन का। तो क्या आएगा इसमें, पहला है अंतिम में रचनात्मक अंतिम मूल्यांकन तो नहीं होता, उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना और निरंतर करना है, ये वाली बात तो वैसे ही गलत होगी। अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, ये वाली बात भी गलत है। 3 के अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है इसमें, इसमें देखिए ना, 3 नंबर ऑप्शन अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां, यानी गतिविधियां भी करानी और उनका अभ्यास भी कराना, ये है सतत एवं समग्र मूल्यांकन विज्ञान का। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। तो समस्या समाधान विधि यानी बच्चे को देखना है कि समस्या है, फिर समस्या की क्या करता है, वो एक योजना बनाता है, फिर उसको हल करता है, फिर फाइनल निष्कर्ष निकालता है और फिर उसका एक ब्यौरा बना, ठीक है। तो स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, ये तीनों एक समस्या समाधान विधि के पहलू है, यानी चरण है। पर अवलोकन क्या होगा, अवलोकन तो एक अलग ही बात हो गई, यानी किसी चीज को हम देख के सीख रहे हैं, वो होता है हमारा अवलोकन, ये तो एक अलग ही हो गया, इसमें समस्या समाधान का तो कोई रोल नहीं है। क्या नहीं है, अवलोकन किसी चीज को हम देख कर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है हमारा अवलोकन। तो ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 4 नंबर, और ये इसका चरण नहीं है समस्या समाधान विधि का। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। तो नाम से ही पता चल रहा है अनुरूपता, यानी उसी के समान, दूसरा अनुरूप, उसी के समान। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना और उपयोग। अनुरूपता का क्या लग रहा है, उसी के समान, तो क्या हो जाएगा समानताओं का चित्रण, यानी बहुत सारी चीजों को एक समान जोड़ के हम किसी चीज को सीख रहे हैं, फिर उसमें देख रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, पहले उनको हम उसके समान रखते हैं और फिर उनमें अलग अलग करते हैं। तो समानताओं का चित्रण करना, पहला ही ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा हमारा। जो 90 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या आ जाएगा, समानताओं का चित्रण करना अनुरूपता विधि का एक चरण है। तो आज हमने किए साइंस के 15 क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमने कर लिया साइंस के टोटल 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।